श्यामगंज गांव हिमालय की गोद में बसा हुआ था। यह तलहटी के पास ऐसे दुबका हुआ था मानो ऊपर ऊंची चोटियों से रक्षा मांग रहा हो। गांव वाले सीधे साधे लोग थे। वे खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। जीवन कठिन था पर ईमानदार, और फिर भी श्यामगंज पर एक साया मंडराता था। पहाड़ी पर बनी उस भव्य हवेली का साया। हवेली को बस ठाकुर बाड़ी के नाम से जाना जाता था। यह एक बीते युग का स्मारक था। एक ऐसा समय जब गांव पर ठाकुर रघुबीर सिंह का लोहे जैसा शासन था। ठाकुर अब मर चुका था, पर हवेली जस की तस खड़ी थी। यह खाली पड़ी थी। इसकी खिड़कियां गांव पर घूरती हुई खाली आंखों की तरह थीं। गांव वाले फुसफुसाते थे कि हवेली शापित है। वे इसकी दीवारों के भीतर छाई अंधेरे से डरते हुए इससे बचते थे। हवेली एक खामोश प्रहरी थी। इसने गांव पर नजर रखी। अतीत की एक सतत याद दिलाता है। यह रहस्यों की जगह थी, दुख की जगह, डर की जगह। ठाकुर रघुबीर सिंह अपार धन और शक्ति के व्यक्ति थे। वे श्यामगंज के जमींदार थे। गांव वाले उनके काश्तकार थे। उसने उन पर लोहे के हाथों से शासन किया। वह एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। ठाकुर शानदार शौक वाला आदमी था। वह विलासिता में रहता था। उन्हें शिकार का शौक था। वह अक्सर आसपास के जंगलों में भव्य शिकार अभियानों का आयोजन करता था। उसके शिकार के सींग की आवाज से ग्रामीण कांप उठते थे। मेरी नजरों से दूर हो जा, नीच औरत। एक दिन एक भिखारी औरत गांव में आई। वह बूढ़ी और कमजोर थी। उसने खाने और रहने के लिए भीख मांगी। उस दिन ठाकुर बहुत बुरे मूड में था। वह शिकार से खाली हाथ लौटा था। उसने भिखारी महिला को उपद्रवी समझा। उसने अपने नौकरों को उसे भगा देने का आदेश दिया। बुढ़िया ने दया की भीख मांगी, लेकिन ठाकुर का दिल नहीं पसीजा। नौकर जब उसे घसीट कर ले गए तो वह बेरहमी से हंसा। उसे नहीं पता था कि उसके कृत्यों के भयानक परिणाम होंगे। बुढ़िया गुस्से से आग बबूला हो गई। उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था। उसे अपमानित किया गया था। उसने अपने कमजोर हाथों को पहाड़ी पर बनी हवेली की ओर उठाया। उसने ठाकुर रघुबीर सिंह को शाप दिया। तुमने मुझ पर दया नहीं की। अब तुम कोई शांति नहीं जानोगे। यह हवेली तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। तुम्हारी हंसी चीखों में बदल जाएगी और तुम्हारा धन तुम्हें उस अंधेरे से नहीं बचा पाएगा जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शब्द हवा में लटके रहे। वे हवा द्वारा हवेली की ओर ले जाए गए। हालांकि ठाकुर शाप से बेखबर रहा। उसने विलासिता और क्रूरता का अपना जीवन जारी रखा। लेकिन ग्रामीणों ने हवा में एक बदलाव देखा। गांव में एक शीतलता छा गई और पहाड़ी पर बनी हवेली पहले से कहीं बड़ी प्रतीत होती थी। भिखारी महिला का श्राप खोखला खतरा नहीं था। यह एक भविष्यवाणी थी, एक भविष्यवाणी जो जल्द ही सच होगी। साल दशकों में बदल गए। ठाकुर रघुबीर सिंह की अपनी हवेली में अकेले ही मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपराध बोध से पागल हो गया था। दूसरों का कहना है कि उसे उन लोगों की आत्माओं ने प्रेतवाधित कर दिया था जिनके साथ उसने अन्याय किया था। सच्चाई जो भी हो, उसकी मृत्यु ने हवेली से श्राप नहीं हटाया। हवेली खाली पड़ी थी। इसे ग्रामीणों ने त्याग दिया था। यह ठाकुर की क्रूरता की भयावह याद बन गई। लेकिन समय, जैसा कि हमेशा करता है, आगे बढ़ता गया। ठाकुर की याद धुंधली पड़ गई और इसके साथ ही वह डर भी जाता रहा जिसने गांव को जकड़ रखा था। एक दिन श्यामगंज में एक नया परिवार आया। उनका नेतृत्व शेखर नाम का व्यक्ति कर रहा था। शेखर एक लेखक थे। वह हिमालय की सुंदरता और शांति से आकर्षित थे। वह शहर की भागम भाग से बचने के लिए जगह की तलाश में था। उसने इसे श्यामगंज में पाया। यह एकदम सही है। मैं बस यही ढूंढ रहा था। शेखर तुरंत पहाड़ी पर बनी उस वीरान हवेली को देखकर मोहित हो गया। उन्होंने इसे एकांत और प्रेरणा के स्थान के रूप में देखा। उसने हवेली किराए पर लेने का फैसला किया। उसने शाप के बारे में ग्रामीणों की चेतावनियों को खारिज कर दिया। वह तर्क और तर्क का आदमी था। वह ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। शेखर और उसके परिवार का आना श्यामगंज के शांत जीवन में एक बड़ी घटना थी। ग्रामीण सतर्क थे। उन्हें अभिशाप याद आ गया। उन्होंने सोचा कि क्या नया परिवार अपने पिछले रहने वाले के भाग्य से बच पाएगा। हम यहाँ अपना नया जीवन शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित थे। हवेली अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद एक खास आकर्षण रखती थी। यह विशाल और हवादार था। खिड़कियों से नजारे लुभावने थे। पहले कुछ हफ्ते शांति से बीत गए। परिवार अपने नए घर में बस गया। शेखर को वह शांति और सुकून मिला जिसकी उसे तलाश थी। उसने अपने नए उपन्यास पर काम शुरू कर दिया। उसकी पत्नी अंजलि घर बसाने में लग गई। उनके 2 छोटे बच्चे रोहन और प्रिया हवेली के विशाल मैदान से खुश थे। उन्होंने अपने दिन बगीचों और आसपास के जंगलों की खोज में बिताए।
जिंदगी अच्छी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार श्राप हट गया है। लेकिन ग्रामीण बेहतर जानते थे। वे जानते थे कि मौन भ्रामक है। यह तूफान से पहले की खामोशी थी। हवेली की शांति और सुकून ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। रात में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, फुसफुसाहट जो खुद दीवारों से आती हुई प्रतीत होती थी, खाली गलियारों में गूंजते कदम। पहले तो शेखर ने इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया। आखिरकार वह एक लेखक थे, उसका मन भटकने का आदी था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अजीबोगरीब घटनाएं और भी बढ़ती गईं। अधिक परेशान करने वाला, एक रात अंजलि की नींद अचानक खुल गई। वह कसम खा सकती थी कि उसने अपने बिस्तर के नीचे एक आकृति खड़ी देखी है, एक लंबी छायादार आकृति। मैं चिल्लाई। शेखर तुरंत उठ गया। उसने लाइट जलाई, लेकिन वह आकृति गायब थी। मैं हिल गया था। मैंने पहले कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बच्चे भी अजीबोगरीब घटनाओं की शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बगीचे में एक छोटी लड़की को देखा, सफेद पोशाक में एक छोटी लड़की, जो जब भी वे पास आते तो गायब हो जाती। शेखर ने इन घटनाओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि घर पुराना है, इसमें चरमराहट और कराहना तो होना ही था, और बच्चे, ठीक है, बच्चों के पास विशद कल्पनाएं होती हैं, लेकिन गहराई में संदेह का बीज बोया गया था। एक दोपहर हवेली के अटारी में खोजबीन करते समय शेखर को एक कोने में रखी एक लकड़ी की संदूक दिखाई दी। संदूक धूल और जाले से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसे दशकों से नहीं खोला गया है। उत्सुकता ने उसे बेहतर बना दिया। वह इसे किसी तरह खोलने में कामयाब हो गया। अंदर उसे पुरानी किताबों और पत्रिकाओं का ढेर मिला। किताबें ज्यादातर शिकार और वन्य जीवों के बारे में थीं। हालांकि पत्रिकाएं अधिक दिलचस्प थीं। वे बहते हुए हाथ में लिखे गए थे। स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। यह डायरी ठाकुर रघुबीर सिंह की थी। इसमें उन्होंने हवेली में अपने जीवन का वर्णन किया था, उनके शिकार अभियान, उनकी शानदार पार्टियां, ग्रामीणों के साथ उसका क्रूर व्यवहार। शेखर पढ़ता रहा। हर पन्ने के साथ उसका आकर्षण बढ़ता गया। जैसे जैसे शेखर ठाकुर की पत्रिकाओं में गहराई से उतरता गया, उसे बेचैनी का एहसास होता गया। ठाकुर के शब्दों ने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश की जो अंधेरे में डूबा हुआ था, एक आदमी जो दर्द और पीड़ा देने में आनंद लेता था। शेखर को समझ में आने लगा कि इस हवेली को शापित क्यों माना जाता है। यह इमारत ही शापित नहीं थी, बल्कि वह व्यक्ति था जो इसकी दीवारों के भीतर रहता था। भाग 8, ठाकुर रघुबीर सिंह की डायरी। रात दर रात शेखर खुद को अटारी की ओर खींचता हुआ पाता था। वह ठाकुर की पत्रिकाओं को पढ़ता रहता, उसके जीवन और मृत्यु की कहानी को जोड़ने की कोशिश करता। क्रूरता के बावजूद मैं ठाकुर के साथ एक अजीब संबंध महसूस करता हूँ। शायद यह मेरे अंदर का लेखक है जो सबसे अंधेरी आत्माओं की भी मंशा को समझना चाहता है। विशेष रूप से एक जर्नल प्रविष्टि ने शेखर की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। यह ठाकुर की मृत्यु से कुछ महीने पहले का था। इसमें ठाकुर ने एक बार बार आने वाले बुरे सपने के बारे में लिखा था। मैंने एक बूढ़ी औरत का सपना देखा, जिसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह थी। वह मेरे बिस्तर के नीचे खड़ी होती। उसकी आवाज एक भयानक फुसफुसाहट होती, जो मुझे मेरे पापों के लिए शाप देती थी। शेखर ने बुढ़िया को ग्रामीणों की कहानियों से पहचान लिया। वह भिखारी महिला जिसने ठाकुर को शाप दिया था। उसने महसूस किया कि ठाकुर अपने कर्मों से प्रेतबाधित था। अपराध बोध और भय से पागलपन की हद तक पहुंच गया, जो उसकी आत्मा को कुतर रहा था। शेखर ने जर्नल बंद कर दी। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। वह एक काले रहस्य पर ठोकर मार चुका था, एक राज जो दशकों से दबा हुआ था। वह जानता था कि उसे अभिशाप को तोड़ने का कोई रास्ता खोजना होगा, लेकिन आप किसी ऐसी चीज से कैसे लड़ते हैं जो बहुत पहले हुई थी? ऐसा कुछ जो घर के ताने बाने में रचा बसा हुआ लग रहा था। भाग 9, सच्चाई सामने आई। पहेली के टुकड़े जगह पर गिर गए। रात में फुसफुसाहट, छायादार आंकड़े, बगीचे में छोटी बच्ची की बच्चों की कहानियां। अब सब समझ में आ गया। ठाकुर की क्रूरता ने हवेली पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। उसका अंधेरा ठहरा रहा। जिस हवा में वे सांस लेते थे, उसे जहरीला बना रहा था। मुझे अपने परिवार को सच्चाई बतानी होगी। मैं इसे अब और अपने अंदर नहीं रख सकता। उसने उन सबको ड्राइंग रूम में इकट्ठा किया। उसने उन्हें ठाकुर के बारे में बताया, अभिशाप के बारे में, उस अंधेरे के बारे में जो हवेली में समाया हुआ था। हे भगवान,
ये सब कितना भयावह है। उसकी पत्नी अंजलि ध्यान से सुनती रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया। रोहन और प्रिया बच्चे अपनी मां के पास आ गए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थी। जब शेखर ने अपनी कहानी समाप्त की तो कमरे में सन्नाटा छा गया। उस तरह की खामोशी जो बहुत कुछ कहती है, उस तरह की खामोशी जो तूफान से पहले आती है। भाग 10। अभिशाप अपना काम करता है। सच्चाई का पता चलने से श्राप नहीं टूटा। अगर कुछ हुआ तो इससे हवेली के भीतर अलौकिक गतिविधि तेज होती दिख रही थी। फुसफुसाहट तेज हो गई, परछाई और भी खतरनाक। परिवार उधार के समय पर जी रहा था। एक तूफानी रात में अभिशाप ने अपने अंतिम शिकार का दावा किया। पहाड़ी पर बनी हवेली से गूंजती चीखों की आवाज से ग्रामीण जाग गए। वे मदद के लिए दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवेली आग की लपटों में घिरी हुई थी। एक प्रचंड आग जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा लिया। कोई भी आग से नहीं बच पाया। शेखर, अंजलि, रोहन और प्रिया, सब कुछ चला गया। उस आग में भस्म हो गया जो ठाकुर के पापों से भड़की थी। ग्रामीण भयभीत होकर देखते रहे जैसे आग की लपटें रात के आकाश में नाच रही थी। वे जानते थे कि अभिशाप ने अपना काम कर दिया है। भाग 11। प्रेतवाधित विरासत। हवेली रात भर जलती रही। सुबह तक केवल एक सुलगता हुआ खंडहर रह गया था। उस अंधेरे का प्रमाण जिसने इसकी दीवारों के भीतर जड़ें जमा ली थी। श्यामगंज के ग्रामीणों के पास टुकड़े उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। परिवार के खोने का शोक मनाने के लिए, इस ज्ञान से जूझने के लिए कि अभिशाप वास्तविक था। हवेली को फिर कभी नहीं बनाया गया। ये अतीत की एक कठोर याद दिलाता है, एक आदमी की क्रूरता और दूसरे के दुखद भाग्य का भूतिया स्मारक। ग्रामीणों का कहना है कि हवेली अभी भी प्रेतवाधित है, कि शेखर और उसके परिवार की आत्माएं खंडहरों में घूमती हैं, उनकी चीखें रात में गूंजती हैं। शापित हवेली की कहानी श्यामगंज में एक किंवदंती बन गई। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाने वाली एक सतर्क कहानी। एक याद दिलाता है कि कुछ पापों को कभी माफ नहीं किया जा सकता, कुछ श्राप कभी नहीं तोड़े जा सकते।